नमस्कार, मैं विवेकानंद सिंह आपके बीच फिर से आया हूँ। पिछली बार में सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों के समाधान के साथ आप लोग ध्यान से देखिए। इस बार का जो प्रश्न है, उम्मीद है जो पिछले बार के प्रश्न के जैसा ही होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस पैटर्न पर अन्य सवाल भी आपको बताऊंगा कि पिछले सक्षमता में किस तरह का सवाल पूछा गया, उससे संबंधित और फॉर्मूले, उससे संबंधित और प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि रुपये 3000 की राशि कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1080 रुपये ब्याज मिलता है। ये सवाल आया था पिछले सक्षमता में, तो हम लोग इसको समझ रहे हैं कि साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज के लिए सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सीधा सा बात है। सिंपल साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। उसी आधार पर हम करेंगे हमारा। इसी हमको निकालना क्या है, इसमें कितने वर्षों में टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला? T समय इक्वल टू समय बराबर SI मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू R। इसी फॉर्मूले पे हम सेट कर देंगे। क्या हमारा टाइम कितना है नहीं पता। T इक्वल टू SI सब हमारा दिया हुआ SI कितना है, ब्याज कितना मिलता है 1080 रुपये। 1080 गुना 100, साधारण ब्याज कितना है 3000 रुपये। 3000 गुना रेट कितना है 12%। 2 जीरो से हाँ 2 जीरो का कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और ये 3 से कटाएंगे हम इसको 36 बार में, 12 से ये 3 बार में। तो टाइम बराबर T बराबर 3 वर्ष। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 3 वर्ष में 3000 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1080 हो जाएगी। इसी में हम इसको इस पर फोकस करते हैं कि हो गया साधारण ब्याज निकालने के लिए P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। अगर समय निकालना है तो ऐसा साधारण ब्याज गुना 100 बटे P इंटू R, और अगर हमको रेट निकालना है तो क्या करेंगे, वही SI मल्टीप्लाई 100 बटा P इंटू T। P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो भी हमारा SI मल्टीप्लाई 100 बटा R इंटू T। ये फॉर्मूला हो गया। 4 चीज होता है P, R, T और SI। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा निकालने के लिए ये 4 फॉर्मूला है। इसको ध्यान से रख लीजिएगा अपने माइंड में सेट करके। अगला प्रश्न है, राम ने एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी और 15 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 250 रुपये कम हो गया। उधार ली गई राशि क्या थी? यह भी साधारण ब्याज से ही सवाल है। सवाल यह कहता है कि सबसे पहले सवाल को समझ लें। क्या कह रहा है इसमें? कहता है कि कोई राशि जो साधारण ब्याज पर उधार ली गई, वो राशि दिया हुआ नहीं, वही निकालना है हमको। लेकिन उसका समय दिया हुआ है 15 वर्ष। समय कितना है 15 वर्ष है और राशि और दर क्या है 5% है। और एक चीज है, ब्याज जो है जितना राशि दिया गया था उसे 250 रुपये कम रह जाता है। तो वो राशि क्या थी? सबसे पहले हम हल इसका कैसे निकालेंगे, मान लेंगे। माना राशि X रुपया है, ठीक। तो ब्याज कितना हो गया? ये ब्याज हो जाएगा X में 250 रुपया कम, और दर हमारा कितना है, यानी ये P हो गया,
ये P हो गया, ये SI हो गया, और रेट हमारा कितना है 5%, T इक्वल टू 50। फॉर्मूला वही है, सीधा SI वाले फॉर्मूला से, SI इक्वल टू PRT बाई 100। SI कितना है x माइनस 250 इक्वल टू P कितना है x रेट 5 इंटू 50 बाई 100। अब हम इसको 5 से कटाएंगे तो 20, 5 से कटाएंगे 3 और ये 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा हमारा, 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 250 आई इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई 250 करेंगे 1000 इक्वल टू 3x। अब x को इस तरफ ले आएंगे, ये 4x पहले से था, ये 3x इस तरफ आया, माइनस 3x और ये 1000 को उधर कर देंगे, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू x इक्वल टू 1000। तो राशि हमारी कितनी हो गई, यही हो गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 1000 रुपीज। मतलब 1000 रुपए उधार पर दिया गया था 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और 15 वर्षों में 1000 में 250 रुपए कम, यानी कि 750 रुपये आपका ब्याज हुआ। साधारण ब्याज से 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपके सक्षमता परीक्षा में, इसको ध्यान से समझिएगा। सक्षमता या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सवाल अवश्य रहता है, इसको ध्यान से समझिए। पिछले क्वेश्चन के में मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया, 2 तरह का सवाल था, दोनों तरह का सवाल हल करके दिखा दिया। अब हम अगले तरह के सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न गुणनखंड से है। जब किसी संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ देखिएगा 357 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 39 है। किसी संख्या को विभाजित करते हैं, अब हमको देखना ये है कि 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या तो पता नहीं है, संख्या निकाल भी नहीं पाएंगे हम। देखना ये है कि जिससे पहले दिया हुआ इसे विभाजित करने पर शेषफल 39 बच रहा है, तो इससे 17 से ये संख्या विभाजित होती है कि नहीं पहले ही देखना है। मतलब 17 उसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम उसको देखेंगे 357 को हल कर भाग देकर 17 से, 17 दूना 34, 1 17 से पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 17 जो है वो गुणनखंड है 357 का, या ये कहें कि 17 से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाता है। तो जब 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इससे जो संख्या विभाजित होगी वो संख्या 17 से भी विभाजित हो जाएगी। सीधा समझना है। अब शेषफल चूंकि 39 बचता है, तो हमको क्या करना है, 39 को 17 से भाग दे करके देखना है कि शेष क्या बच रहा है। तो 17 से भाग देंगे 2 34 5, तो शेषफल हमारा क्या होगा, शेषफल हमारा हो जाएगा, शेषफल 5 होगा। कहने का अर्थ ये है, बड़ी संख्या जो रहेगा उससे अगर डिवाइड कर देते हैं कि संख्या को ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए या शेषफल बचे, तो उसमें देखना है कि जो दूसरी संख्या के बारे में दिया गया है निकालने के लिए, इससे ये संख्या विभाजित है कि नहीं। यदि इससे ये संख्या पूरी तरह विभाजित है तो शेषफल, इसका शेषफल जो होगा वो इसका भी शेषफल होगा। लेकिन इससे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो फिर इससे डिवाइड करके हम देखेंगे कि 39 से भाग लग रहा है कि नहीं। भाग देने के बाद देखेंगे कि कितना शेषफल आता है, वही शेषफल हो जाएगा। इससे संबंधित एक और सवाल हम आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह का मैंने दूसरा प्रश्न दिया है। जब इस संख्या को 261 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 69 होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे कि 19 से ये विभाजित होता है कि नहीं। 261 को
19 से, एक बार में 19, 171 कितना बार में आता है? ठीक है, ये हो गया 171 खत्म। इसका मतलब क्या हो गया? 19 जो है वो 261 का गुणनखंड है। मतलब अब हमको 19 से विभाजित करने पर उस संख्या में से शेषफल क्या बचेगा, उसके लिए हमको इसको विभाजित करके देखना होगा। 69 को 19 से, 19 दिया 57, 12, तो शेषफल हमारा क्या होगा? शेषफल 12 होगा। अगला प्रश्न है 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाल का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप या पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और क्षेत्रफल का क्या होता है? L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो परिमाप पहले निकालते हैं। परिमाप 2, L कितना है, लंबाई कितना है? 20 मीटर प्लस 15 मीटर बराबर 2 गुना 35 मीटर। मीटर हिंदी में लिखते हैं, बराबर 70 मीटर हो गया। इसका इकाई मीटर में ही आएगा, लेकिन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर में आएगा। लंबाई कितना है? 20 मीटर गुना 15 मीटर, 20 गुना 15 करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया और ये परिमाप हो गया, दोनों निकल गया। इस बात फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान देना है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल एरिया का क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई। किसी चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योग क्या होता है? ये चतुर्भुज दिया हुआ है, बहुत आसान है। इसके सभी कोनों का योग 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। लेकिन निकालने का चतुर्भुज की जगह पे कोई और रहेगा, कोई और बंद आकृति के बारे में, किसी बहुभुज के बारे में दिया गया है कि अष्टभुज है, षष्ठभुज है, सब कुछ भी भुजा, बंद आकृति है, उसका कैसे निकालेंगे? त्रिभुज है, जो भी है, पंचभुज है, कैसे निकालेंगे? निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? भुजा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की, n बराबर भुजाओं की संख्या। इसको हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं की संख्या कितना है, उसमें 2 घटा देंगे और उसको 180 डिग्री से गुना करेंगे, यही होगा। चतुर्भुज के में n इक्वल टू क्या हो गया? चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, n बराबर 4 हो गया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? n-2, यानी कि सीधा करते हैं 4 - 2 गुना 180 डिग्री, मतलब 2 गुना 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसी तरह से अगर त्रिभुज रहा तो 3 हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? 3 में 2 माइनस करेंगे और गुना 180 कर देंगे, तो 1 गुना 180 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर षष्ठभुज हो गया n = 6, तब क्या करेंगे हम? वही है, वही फॉर्मूला है 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बराबर 4 गुना 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री। कहने का अर्थ ये है कि बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के सभी कोनों, चारों नहीं, चतुर्भुज का 4 है, तो सभी कोनों के मापों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। किसी भी बहुभुज के सभी कोनों के मापों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, तो बहुत आसान दिखने में लग रहा है, तो सॉल्व करना है। 0 माइनस ब्रैकेट में -4 इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले सीधा 0 - 4 नहीं करेंगे हम, तो 0, ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस गुना माइनस हो जाएगा +4 इक्वल टू 4। ये याद रखिए, ये सवाल भी आया हुआ है सेक्शन 1 में। अगला सवाल है
एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, इसके बाद 2 प्लस -3 बंद हो गया ब्रैकेट, ये -6, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, इसका तो यहां हो गया 2 प्लस माइनस -3 और ये प्लस माइनस -6 -6, सॉरी यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का चिन्ह है। अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर काम होगा, 2 -3 क्या होगा -1 और इधर है -6, खत्म, सारा ब्रैकेट खत्म, एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले अंदर सॉल्व करेंगे, -7, ये जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो चिन्ह है, इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर यदि नेगेटिव चिन्ह को खत्म कर देना होगा, फाइनल करने के बाद इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, यानी कि आंसर आपका 7 होगा। ध्यान रखिएगा, इसके आंसर में 7 भी दिया रह सकता है, ऑप्शन में 7 रहेगा, -7 रहेगा, कुछ और भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ 7 होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब लगा दिया है तो उसका नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से था, 7 + 8 + 3/10, 7 + 8 + 3/10। अब इसमें हमको चेक क्या करना है कि हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन यदि आपका फ्रैक्शन में है तो अलग तरीके से बनाएंगे, यदि डेसिमल में है तो अलग तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इसको कि फ्रैक्शन में है तब कैसे है। फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम हो जाएगा 10, 7 × 10 70, 8 × 10 80 + 3 बराबर 153/10, यानी कि 15 होल नंबर 3/10। ये तो बहुत आसान था, ऐसे भी कर सकते थे, 7 + 8 15 कर सकते थे और ये 3/10 से जोड़ सकते थे। लेकिन यदि इसका ऑप्शन जनरली रहेगा डेसिमल में, दशमलव में रहेगा, तब कैसे करेंगे। सबसे पहले 7 और 8 15 जोड़ 3/10 का दशमलव में कर देंगे 0.3, तो 15.03 इसका आंसर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन पिछली सक्षमता में आ चुका है। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, यहाँ एक सवाल है, ये अपने तरह का इकलौता सवाल है, किस संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो है 1। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, बाकी सभी संख्याओं का कम से कम 2 तो गुणनखंड होता ही है। जैसे कि आप 2 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 और 2, 3 का गुणनखंड क्या है, 1 और 3, 4 का गुणनखंड तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 5 का गुणनखंड है 1 और 5, 6 का गुणनखंड क्या है, 2 है, 1 भी है और 3 भी है, 3 हो गया। एक ऐसा है जिसका एक ही गुणनखंड है। सक्षमता की तैयारी के साथ साथ बिहार सरकार के बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित मेरा ये गणित का ट्रिक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक लेकर मैं हमेशा आऊँगा, लगातार आऊँगा, जब तक आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने सक्षमता देने वाले संबंधित शिक्षक को मेरा ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। मैं सारे प्रश्न वही सब लेकर आया हूं जो कि पिछले वर्ष आ चुका है, पिछले सक्षमता 1 में आ चुका है या किसी न किसी बिहार सरकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है। इसलिए आपको फायदा होगा और प्रतिदिन मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।